गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत ये मार्च माह का तीसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी सभी वीडियोस की पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे सारे आपके पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाल दिए हैं। आइए बिना टाइम गवाए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक स्थगित करके अब कब आयोजन करने का फैसला लिया गया है? वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023 या वर्ष 2024? तो इसका आंसर है हमारा वर्ष 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और देखो इसके बारे में हमें और क्या जानना है। ओलंपिक के 124 साल के इतिहास में ये गेम्स 3 बार रद्द हुए हैं। जो ओलंपिक का अभी तक 124 साल का इतिहास है उसमें 3 बार रद्द हुए हैं और पहली बार टले हैं। अब की बार पहली बार टले हैं, तो जो 3 बार रद्द हुए हैं वो भी हमको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले 1916 के बर्लिन ओलंपिक्स थे, वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गए थे। 1940 के टोक्यो ओलंपिक्स थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये रद्द हुए थे। और 1944 के लंदन ओलंपिक्स, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही रद्द हुए थे। ये तीनों ही फैक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तीनों को ही मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से 26 मार्च को होने वाले किस चुनाव को टालने का फैसला लिया था? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव या जम्मू कश्मीर चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव? तो ये जो टालने का फैसला लिया गया था, आपके राज्यसभा के चुनाव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं इसके बारे में और क्या जानना है। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए मार्च 2020 को चुनाव होने वाले थे। कब होने वाले थे? मार्च 2020 को होने वाले थे, और उन्हीं को कोरोना के चलते हुए उन्हें टाल दिया गया। जब ये बात है तो जान लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत में BS ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो हमें बताना कि BS ईंधन की आपूर्ति करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? HPCL, IOCL, रिलायंस या BPCL? तो ये जो पहली कंपनी बनी है आपकी IOCL। ठीक है, देखिए जानते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। IOCL की बात है तो मैंने लिख दिया क्या है IOCL की फुल फॉर्म, इंडियन ओलंपिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, अब BS ईंधन की बात है तो ये जानना भी जरूरी। देखो BS6 ग्रेड ईंधन दुनिया का सबसे साफ ईंधन है, जिसमें सल्फर का प्रति मिलियन 10वां हिस्सा है केवल। ठीक है, यानी सिर्फ 10 ppm। जब इंडियन ऑयल की बात है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन संजीव सिंह हैं। ये इसके बारे में हमें जानना है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या बोल रहा है? G20 शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, शिंजो अबे, व्लादिमीर पुतिन या सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद? तो ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ था हमारा 2020 का, इसकी अध्यक्षता की थी सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। आइए इसके बारे में हमें क्या और जानना है। ये सऊदी अरब के किंग हैं। ठीक है, अब की बार यह सम्मेलन वर्चुअल था। वर्चुअल यानी इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के लीडर जुड़े थे। कोरोना की वजह से अब क्या हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था, और उसी में G20 के लीडर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब जुड़े थे, और उसकी अध्यक्षता की थी सऊदी अरब के किंग थे। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस को ट्रेजर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ट्रेजर गन एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है, यानी बिजली का करंट टाइप का देता है। तो वो पहला कौन सा राज्य है जिसने अपने पुलिस को ट्रेजर गन सौंपी है? दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात या हरियाणा? तो ट्रेजर गन सौंपने वाला पहला राज्य है ये है आपका गुजरात।
ठीक है नहीं। जानते हैं आगे। ट्रेजर गन है तो है क्या, क्या नहीं है देख लेते हैं। यह अस्थायी रूप से मांसपेशियों के कार्य को बाधित करता है और गंभीर चोट के बिना दर्द उत्पन्न करता है। कौन? ट्रेजर गन। बस पीड़ा देता है, ठीक है नहीं, और मांसपेशियों को वैसे हानि नहीं पहुंचाता, केवल पीड़ा देता है। आगे फिर ये है, 2 छोटे कांटेदार डोट फायर करता है जिसका उद्देश्य त्वचा को पंचर करना है। ट्रेजर गन का इस्तेमाल यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस, लॉस एंजल्स पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क पुलिस विभाग जैसी एजेंसियों में किया जाता है। अब बात है गुजरात की, तो जान लेते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इसी के साथ हमारा अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। वॉलमार्ट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? किसका? वॉलमार्ट इंडिया का। समीर अग्रवाल, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला या अजय पांडे? तो वॉलमार्ट इंडिया के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं हमारे समीर अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया है। जान लेते हैं और क्या जानना है। इन्होंने 1 अप्रैल 2020 से क्रश अय्यर का स्थान लिया। किसका? क्रश अय्यर। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का हिस्सा है। फ्लिपकार्ट जो है वॉलमार्ट का हिस्सा है। फ्लिपकार्ट भी ये जिस वॉलमार्ट की हम बात कर रहे हैं इसी का हिस्सा है फ्लिपकार्ट भी। वर्तमान में वॉलमार्ट इंडिया भारत के 28 बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी स्पोर्ट्स का संचालन कर रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, शामिल कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान के लिए भारत के किस फुटबॉलर का चयन किया है? मतलब इन्होंने एक अपना जागरूकता अभियान चलाया, किसने? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो उस अभियान के तहत एक भारत के फुटबॉलर को भी लिया गया है। हमें उस फुटबॉलर का नाम बताना है। गुरप्रीत सिंह, सुनील छेत्री, अनिरुद्ध थापा या संदेश? तो इस भारतीय फुटबॉलर का नाम है सुनील छेत्री। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। देखते हैं आगे क्या देखना है। इस अभियान का नाम पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। कहने का मतलब है जिस अभियान के लिए चुना गया उस अभियान का नाम क्या है? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। 13 भाषाओं में आने वाले इस जागरूकता अभियान का नेतृत्व 28 खिलाड़ियों द्वारा किया जाएगा, जैसे लियोनल मेसी, फिलिप लाहम आदि। कहने का मतलब सिंपल ये हुआ, ये जो अभियान है ये 13 भाषाओं में आएगा और इसका जो नेतृत्व करेंगे वो 28 खिलाड़ियों की एक टीम बनाई है वो करेगी इसका नेतृत्व। ठीक है, किसका? अभियान का। कौन सा अभियान? पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, सिंपल। ठीक है नहीं। इस अभियान के अंतर्गत 5 प्रमुख चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे हैंड वॉशिंग, खांसने का तरीका, चेहरे को छूने से बचना, शारीरिक दूरी बनाकर रखना और यदि अस्वस्थ महसूस करते हो तो घर पर रहना। इन बातों पर जोर दिया जाएगा और इन्हीं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है नहीं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। साल 2020 का पेन हेमिंगवे पुरस्कार, कौन सा पेन हेमिंगवे पुरस्कार किस उपन्यासकार ने जीता? चित्रा देवी, रुचिका तोमर, अरुंधति राय, अनीता देसाई? तो ये जीता आपका रुचिका तोमर ने। और रुचिका तोमर ने तो जीता, लेकिन ये पुरस्कार क्या है, किस तरीके से, सब इसको जानते हैं। देखो, यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए दिया गया। इम्पोर्टेंट, यह उपन्यास 9 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ था। रुचिका तोमर कैलिफोर्निया में रहती हैं। ठीक है, अब देखो इस पुरस्कार के बारे में जानती है। मैरी हेमिंगे द्वारा अपने दिवंगत पति अर्नेस्ट हेमिंगवे की याद में 1976 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जो एक अमेरिकी पत्रकार, उपन्यासकार, लोक कथा लेखक और खिलाड़ी थे। सिंपल कहने का मतलब है, मैरी हेमिंगवे जो कैलिफोर्निया की रहने वाली हैं, उनके पति थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, 1976 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी की याद में इन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना की है। किसकी? हेमिंगवे पुरस्कार। ठीक है नहीं, अपने पति के ही नाम पे की है और ये वर्तमान में किसे दिया गया है?
रुचिका तोमर को दिया गया उनके उपन्यास प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए। सारा इम्पोर्टेंट समाहित कर दिया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। किस भारतीय ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC इम्पैक्ट अवार्ड 2020 जीता? इरफान पठान, जहीर खान, करीना कपूर या जोया अख्तर? तो ये जो पुरस्कार जीता है, ये जीता जोया अख्तर ने। ठीक है, कौन सा? 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में जो पुरस्कार दिए गए ने इम्पैक्ट अवार्ड 2020, किसने जीता है? जोया अख्तर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। और देखते हैं, यह अवार्ड मुंबई में आयोजित एशिया के सबसे बड़े फिल्म पर्यटन इवेंट 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में प्रदान किया गया। इनको यह पुरस्कार इनकी फिल्म के माध्यम से विश्व पर्यटन में इनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। इनकी फिल्म की शूटिंग स्पेन और तुर्की में की गई थी। सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में इसको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र वित्त मंत्री ने लॉकडाउन की वजह से किस योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की? जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री राहत योजना या लॉकडाउन राहत योजना? तो ये आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सिंपल कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की। ठीक है, नहीं, लॉकडाउन के कारण जो दिक्कतें आई हैं उनको भरपूर करने की, उनमें जो दिक्कत ना आने वाले समय में उनमें पैसों की तरलता लाने के लिए। सिंपल, ठीक है, नहीं। देखो, जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे। इस योजना के तहत इस समय दिए जा जो ये 1,70,000 करोड़ रुपए की बात हुई है ना, इसके तहत मुख्य काम क्या क्या किए जाएंगे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। इस योजना के तहत इस समय दिए जा रहे 5 किलो राशन के अलावा 80 करोड़ लोगों को 5 महीने तक 5 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जो वर्तमान में 5 किलो राशन दिया जा रहा है उससे अतिरिक्त अगले 5 महीने तक 5 किलो चावल और दिए जाएंगे और इससे लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है? पहले दिए जा रहे 5 किलो अनाज को बढ़ाकर 7 किलोग्राम कर दिया गया है। यानी पहले जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था उसे बढ़ा के 7 किलो कर दिया गया। इसके तहत 27 रुपये प्रति किलो वाली गेहूं को 2 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा। सिंपल, ठीक है, नहीं। इस योजना के तहत जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपये दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। ठीक है, जो मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, ये सब काम किए जाएंगे, उनके लिए जो धन की आवश्यकता होगी वो यही धन है। ठीक है, नहीं। फिर आगे देखते हैं, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले 3 महीने तक 1,000 रुपये की 2 किस्तें दी जाएंगी। दीनदयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को 10 से 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट काम जो थे वो मैंने इसको शामिल कर दिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं जाता, यही अंतर है और जगह करंट पढ़ने में और अपने चैनल पे करंट पढ़ने में। ठीक है, कोविड-19 की वजह से रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 2020 की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 2%, 2.5%, 3% या 3.5%? तो ये हमको बताना है, तो ये कर दिया 2.5 किधर गए भाई, क्या हो जाता है? कोई नहीं, इसको कर दिया गया 2.5%। ठीक है, जो हमारी रेटिंग एजेंसीज है मूडीज़, ठीक है, ये पहले ही अनुमान लगा देती है अपना, तो इसने जो भारत का अनुमान लगाया था उसे घटा दिया बाद में। किसके कारण? कोविड-19 के कारण। उसे घटाकर कितना कर दिया? 2.5। देखो, जानते हैं, पहले इसने 5.3% रहने का अनुमान जताया था। जो हमारे यहाँ की वृद्धि दर थी उसे कितने रहने का अनुमान जताया था कि भारत की वृद्धि दर जो रहेगी 5.3% रहेगी। लेकिन कोविड-19 की वजह से उसे घटा दिया, उसे घटा के कितना कर दिया? 2.5% कर दिया। यह हमको जानना है।
इसी के बाद अगला है हमारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से लिखो इसे सी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, उनका नाम क्या है? डेविड कैमरून, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन या इनमें से कोई नहीं? तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इनका नाम है बोरिस जॉनसन, ठीक है नहीं। ये हमारे मार्च के करंट अफेयर्स है, ये ख़त्म होंगे तो फिर अप्रैल में इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और आपको पता 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लग चुका था, कोरोना का संक्रमण काफ़ी बुरी तरह फैल चुका था। तो कोरोना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं 22 मार्च के बाद बनने स्टार्ट हो गए हैं, वो सभी आते रहेंगे आपको। इसी प्रकार अपने नोट्स मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है। तो इनका नाम है बोरिस जॉनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, क्या नाम है इनका? अरे भाई किधर गए? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम, कोविड-19 कार्यक्रम, जीवन कार्यक्रम या मो जीवन कार्यक्रम? तो इसका नाम था मो जीवन कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं और क्या जानना है। उन्होंने इस कार्यक्रम, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, क्या नाम है इनका? नवीन पटनायक। उन्होंने यानी नवीन पटनायक ने इस कार्यक्रम के तहत कहा कि अगर अपने घर से बाहर जाएंगे तो घर पर कोरोना वायरस आ सकता है, ठीक है। और उड़ीसा के लोगों से अपने घर में प्रवेश करने से पहले कम से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोने का आग्रह किया, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत इन्होंने ये 2 मुख्य अपील की है उड़ीसा के लोगों से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक के लेखक कौन है? क्या नाम है इसका? मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक के हमें लेखक बताने हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अतुल कुमार गुप्ता, KN चंद्र राव, मनोज श्रीवास्तव या चंद्रसुता डोगरा। तो ये एक पुस्तक है, इसके लेखक है चंद्रसुता डोगरा, ठीक है। क्या नाम है इस पुस्तक का? मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, जो कभी वापस आए ही नहीं, ठीक है। तो ये किसने लिखी है पुस्तक? ये चंद्रसुता डोगरा ने पुस्तक लिखी है, जान लेते हैं। देखो, ये वर्तमान में आउटलुक में एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत है, ठीक है। यह पुस्तक 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के मिशन के दौरान लापता भारतीय सैनिकों के बारे में है। सिंपल, ठीक है नहीं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, जिसे कहते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गो कोविड गो प्लेटफॉर्म, इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, कोरोना भगाओ या कोरोना रक्षा? तो इसने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म। आइए जानते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। किधर गए भाई? इस प्लेटफॉर्म के जरिए कारोबारियों कर लेंगे थे, ठीक है नहीं, कारोबारियों और निवेशकों को कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की ओर से वास्तविक तैयारियों की ताज़ा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस की वजह से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया? एक राजकुमारी है जिनका नाम है मारिया टेरेसा, कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। हमें बताना वो किस देश की हैं? पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी या स्वीडन? तो ये जो आपकी मारिया टेरेसा है ना, ये स्पेन की है। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। मारिया दुनिया के शाही परिवार की पहली सदस्य हैं जिनकी इस महामारी से मौत हो गई। 86 साल की राजकुमारी मारिया स्पेन के राजा फेलिपे 6
की चचेरी बहन है। इन्हें रेड प्रिंसेस के नाम से भी बुलाया जाता है। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अरे भाई किधर जा रहे हो। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जनता से मदद के लिए खालिस्तान फंड बनाया। तो जो फंड बनाया केंद्र सरकार ने उसका नाम बताना में, प्रधानमंत्री केयर्स फंड, कोरोना केयर्स फंड, प्रधानमंत्री क्राइसिस फंड या प्रधानमंत्री रिलीफ फंड। तो जो फंड बनाया उसका नाम है प्रधानमंत्री केयर्स फंड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं और क्या जानना है। इसमें हर कोई अपनी इच्छा से मदद कर सकता है। ठीक है। टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए, टाटा सन्स ने 1000 करोड़ रुपए दान दिए, वेदांत ग्रुप, हीरो साइकिल, बजाज ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए दिए, एक्टर अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 करोड़ रुपए दान दिए। ठीक है। इसमें हर कोई अपनी स्वेच्छा से दान कर सकता है। तो जो बड़े बड़े दानी लोग हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे शामिल कर लिया। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कोविड-19 के मद्देनज़र अमेरिका ने भारत को कितनी मदद देने का ऐलान किया? 50 लाख अमेरिकी डॉलर, 40 लाख अमेरिकी डॉलर, 35 लाख अमेरिकी डॉलर या 29 लाख अमेरिकी डॉलर। तो अमेरिका ने भारत को 29 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद देने का ऐलान किया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया है। देखते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस रकम से भारत सरकार लेबोरेटरी सिस्टम, एक्टिव केस को ढूंढना, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद, संबंधित तैयारियों को दुरुस्त करने में काम में उपयोग करेगी। यानी ये जो रकम दी गई है ना, इसका प्रयोग किस में किया जाएगा? लेबोरेटरी सिस्टम बनाने में, एक्टिव केस को ढूंढने के लिए जो कार्य होते हैं उनमें, और टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद, संबंधित तैयारियों को दुरुस्त बनाने में। ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का 27 मार्च 2020 को निधन हो गया। वह अंतिम समय में किस पार्टी से राज्यसभा सदस्य थे? कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। तो ये जो थे ये आपके समाजवादी पार्टी से थे। अंतिम समय में समाजवादी पार्टी से थे। और वैसे बीच बीच में पार्टियाँ चेंज की, जानते हैं। देखो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर है। और इसको मैंने शामिल कर दिया, बाकी मैं निधन को शामिल नहीं कर रहा हूँ। इसको मैंने इसलिए शामिल कर दिया है, आने वाली RO ARO के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये यूपी से ही संबंधित खबर है, इसलिए मैंने शामिल कर दिया। आइए जान लेते हैं। वह बेनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 11 फरवरी 1941 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की सिरोली में हुआ था। वर्ष 1996 से 1998 तक देवगौड़ा, ये है गौड़ा, देवगौड़ा मंत्रिमंडल में ये केंद्रीय संचार मंत्री के पद पर रहे थे। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। हालांकि बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मनमोहन सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे थे। इम्पोर्टेंट है ये सारा, जान लेना। ठीक है नहीं, इसीलिए मैंने इसको शामिल कर दिया था। 2016 में फिर से इन्होंने सपा शामिल कर ली थी और वर्तमान में सपा में ही थे, एक राज्यसभा सदस्य के तौर पे। ठीक है नहीं, राज्यसभा सदस्य के तौर पे सपा से ही चुने गए थे पहले, और वर्तमान में हाल ही में इनका निधन हो गया है। यूपी के हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है। महान हस्ती हैं यूपी की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किन 2 IRS अधिकारियों को CBDT का सदस्य बनाया? CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। किधर गए भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य बनाया है। श्री चंद्र और सीमा खुरान और राजेश रोशन, सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद, या PK दास और रमेश अग्रवाल। तो ये बनाया है आपका सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद। ठीक है। ये IRS के अधिकारी हैं। इन्हें हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CBDT का सदस्य बनाया है। सिंपल ये जानना है। ठीक है। CBDT प्रत्यक्ष कर विभाग का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है।
जो वित्त मंत्रालय की राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, ये इसको नीचे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। प्रमोद चंद्र मोदी सीबीडीटी के चेयरमैन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है नहीं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कितनी रकम की मानवीय राहत योजना तैयार की है? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर या 4 अरब डॉलर? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2 अरब की मानवीय राहत योजना तैयार की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही आंसर। आइए और जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया के 51 देशों में कोविड-19 से लड़ने के लिए यह योजना तैयार की है। इस योजना को शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिनिधि कोष से अतिरिक्त $60 मिलियन की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त भी $60 मिलियन की राशि जारी की गई है। ठीक है, तब कोविड-19 के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाएं जो भी हैं वो सब उसी के मद्देनजर कर रही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 22। ये भाई इसका हो गया था कंप्लीट, देखो भाई ऑप्शन नंबर सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, किस अमेरिकी कंपनी ने कोरोना की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट को लॉन्च किया है? सिप्ला लैबोरेटरीज, न्यू जर्सी लैबोरेटरीज, एबॉट लैबोरेटरीज या स्विस लैबोरेटरीज? मतलब कि उस कंपनी का किधर जा रहे हो, कहने का मतलब है अमेरिका की वह कौन सी कंपनी है जिसने एक ऐसी किट तैयार की है जो 5 मिनट में कोरोना की पुष्टि कर देगी? तो उस कंपनी का नाम है एबॉट लैबोरेटरीज, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया है। इस किट के लिए अमेरिका से भारत के गोवा राज्य ने समझौता किया है। एबॉट लैबोरेटरीज के सीईओ हैं माइल्स डी वाइट और इसका मुख्यालय शिकागो। ठीक है नहीं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देख लिए, मैंने लिख दिए, उनको देख लेंगे बढ़िया कर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय को 22 किलोमीटर लंबी अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? 1158, 1285, 1358 या 1485 करोड़ रुपए? तो ये जो आपकी दी गई ये 1285 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, अरे भाई कितना, 1285 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके बारे में जानना हमें, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस फ्लाईओवर की लंबाई 22 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसका निर्माण कार्य 2024-25 में पूरा होने की संभावना है। अलीगढ़ हरदुआगंज उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाले रेलवे रूटों में से एक है। ठीक है, एक रेलवे रूट है, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनेगा जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, उसी को इतने बजट की मंजूरी दी गई है। ये हमको जान लेना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने वाली दुनिया की पहली मरीज का क्या नाम है? ली वेन लियांग, वेई गुइजियान, हन विलोय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका नाम है वेई गुइजियान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। इसी के साथ जान लेते हैं इनके बारे में। ये चीन की 57 साल की एक महिला है जो चीन के वुहान में झींगा मछली बेचती हैं। इन्हें ही पेशेंट 0 बताया गया है। पेशेंट 0 उस मरीज को कहते हैं जिसमें सबसे पहले किसी बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, सिंपल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अरे भाई, कोरोना वायरस की वजह से पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 अब नए शेड्यूल के अनुसार कब से कब तक होंगे? कौन से पैरा ओलंपिक? जो हमारे टोक्यो में ही होने वाले हैं, 2021 में होंगे अब। ठीक है, पहले 2020 में होने वाले थे। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021, 24 अगस्त से 5 सितंबर 2022, 24 से 5 सितंबर 2023, 24 से 5 सितंबर 2024। तो इनका जो आयोजन होगा ये अगले वर्ष यानी 2021 में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। किनका? पैरा ओलंपिक गेम्स का। ठीक है नहीं,
आइए इसके बारे में जानते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में ही 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। मतलब कि वो पैरा ओलंपिक हैं, लेकिन उनसे पहले ओलंपिक खेलों का भी आयोजन टोक्यो में ही किया जाएगा। ये कब तक किया जाएगा? ये किया जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। इन खेलों को जापान सरकार ने रिकवरी ओलंपिक कहा, ठीक है नहीं। इन खेलों के द्वारा जापान सरकार यह दिखाना चाहती है कि 2021 में सुनामी, भूकंप, कि 2011 में सुनामी, भूकंप और फुकुशिमा में परमाणु रिसाव की त्रसादी झेलने के बावजूद भी उनका देश इन खेलों की मेजबानी कर सकता है। इतना सक्षम देश है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वी आर कैपेबल फॉर दिस, ठीक है। तो सिंपल कौन से? टोक्यो ओलंपिक्स जब की बार होने थे 2020 में, उनकी बात चल रही है। टोक्यो ओलंपिक्स से पैरा ओलंपिक्स का आयोजन होता है इनकी बात। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26। रिजर्व बैंक ने ताज़ा नोटिफिकेशन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के खालिस्तान बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया। मतलब कि कितनी बैंकों को कितनी बैंकों में तब्दील कर दिया हाल ही में, हमको ये बताना है। तो सिंपल कहने का मतलब है जो हमारी 10 बैंकों का विलय कर दिया गया और केवल 4 बैंक बना दी गई हैं बड़ी, ठीक है नहीं। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। इसलिए मैंने सबको शामिल कर दिया। देखेंगे अप्रैल में इन 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बना दिए गए कि देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय हुआ। और यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय हुआ। यानी 10 बैंकों को विलय करके केवल 4 बैंक ही बना दिए गए हैं, ठीक है। देखते हैं वो 4 कौन कौन से। एक तो पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। यूनियन बैंक में आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है। ये तो हो गए हैं, ठीक है। ये तो अभी हाल ही में है। फिर इससे पहले मार्च 2017 तक देश में सार्वजनिक बैंकों की संख्या 27 थी। अब 10 बैंकों का विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की 12 बैंक बची हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी पंजाब नेशनल बैंक होगी अब केवल, एक कैनरा बैंक होगी, एक यूनियन बैंक होगी, एक इंडियन बैंक होगी, एक आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगी, इंडियन ओवरसीज बैंक होगी, पंजाब एंड सिंध बैंक होगी, यूको बैंक होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा होगी। वर्तमान में ये ही 12 बैंक होंगी अब, ठीक है नहीं। जो पहले 27 हो गई थी 2017 तक, उनकी संख्या पहुंच गई 27, उनका विलय कर दिया गया और वर्तमान में केवल 12 बैंक बची हैं। जानते हैं, देखो अब 10 बैंकों के विलय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की 12 बैंक बचे हैं। इससे पहले देखो ये तो ही है, ये तो अभी हाल फिलहाल में हुआ इन बैंकों का विलय, तो ठीक है नहीं। इससे पहले 2017 में भी विलय किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहयोगी बैंक, यानी बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ जयपुर, बैंक ऑफ बीकानेर, जो 5 स्टेट बैंक की 5 सहयोगी बैंक थी, उन सहयोगी बैंकों का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। और साथ ही साथ भारतीय महिला बैंक का भी विलय कर दिया गया था। कब? 2017 में। और 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद देखो एक आईडीबीआई बैंक थी, जिसका नाम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक का मेजॉरिटी शेयर एलआईसी ने खरीद लिया, जिससे ये बैंक निजी बैंक बन गई। ये भी पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक थी, लेकिन इसका जो मेजॉरिटी शेयर था या ज़्यादातर हिस्सा इसका किसने खरीद लिया? एलआईसी ने खरीद लिया था, जिस कारण ये भी एक निजी क्षेत्र की बैंक बन गई थी। तो इस प्रकार इन बैंकों के विलय होने के बाद वर्तमान में कुल सार्वजनिक क्षेत्र की 12 बैंकें हैं। अब आपको ये बैंकें नहीं दिखेंगी आने वाले टाइम में। सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इन सब का विलय हो गया किसी ना किसी बैंक में। तो इस सारे को बढ़िया से नोट कर लेंगे, आने वाले सभी पेपरों में बहुत इंपॉर्टेंट बना रहेगा। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विलय हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बना रहेगा, ठीक है नहीं। इसी टाइम लग रहा है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन समाहित हो गए हैं आपके, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को हराने के लिए टीम 11 की स्थापना की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला या कर्नाटक? तो ये जो स्थापना की गई टीम 11 की, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। भाई की तो है, लेकिन जानते हैं क्या ये? किधर गए भी? देखते हैं, जानते हैं क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व भारत में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समितियों से मिलाकर टीम 11 की स्थापना की। ठीक है भाई, 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारी लिए और उनसे मिलाकर एक टीम की स्थापना की, जिसे नाम दिया गया टीम 11। प्रत्येक समिति का नेतृत्व राज्य के एक वरिष्ठ नौकरशाह करेंगे। ठीक है, जब प्रत्येक टीम होगी, उस प्रत्येक टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? राज्य के ही कोई वरिष्ठ नौकरशाह करेंगे, जबकि सीएम टीम 11 के मुख्य प्रमुख होंगे। इम्पोर्टेंट बात ये जान लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस से जूझ रहे देश की वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग सेक्टर को कितनी राशि देने का ऐलान किया? 3.74 लाख करोड़, 4.74, 6.74 या 5.74 लाख करोड़? तो ये आपकी 3.74 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने। देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसी अर्थव्यवस्था में 3.74 लाख करोड़ रुपए की मदद बढ़ेगी, मतलब कि इससे, ऐसी को इससे कर देंगे, इससे अर्थव्यवस्था में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी बढ़ेगी, जिससे बैंकों को लोन देने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कि आरबीआई ने इतना पैसा बैंकों को दे दिया है ताकि बैंक आराम से लोन दे सकें और लोग कमाते रहें और उसी लोन के नीचे दबे रहें और उनकी ऐसी ज़िंदगी कट जाए। लोन सही है, मैं मानता हूँ सही भी है लेना, लेकिन कुछ नीतियाँ भी हैं भाई। समय पे अगर मिल जाए तो फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है नहीं? तो इतने रुपए किसने दिए? आरबीआई ने बैंकों को दिए हैं। इतना पैसा बैंकों को मिलने के बाद उनमें तरलता बढ़ जाएगी पैसे की और वे आसानी से लोन दे सकेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है और ये हमारा इस वीडियो का और मार्च माह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उनका लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ मार्च माह आपका कंप्लीट हो गया है। जल्दी से ही अप्रैल माह स्टार्ट करेंगे और इसी सीरीज़ को इसी प्रकार ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया, जीके की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इसी के साथ मैं आपसे गुड बाय बोलता हूँ और बहुत जल्दी अगली वीडियो से मिलता हूँ। वंस अगेन गुड बाय एंड गुड आफ्टरनून।